हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनपी कॉमर्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेगा। पार्ट 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टार्टिंग के 3 कॉन्सेप्ट्स को हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करने से पहले हम इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि हम क्या क्या सीखेंगे आज के सेशन में। तो सबसे पहला है आपका बिनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसको जानेंगे। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल कंसेप्ट्स। मेन इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है वो ये लास्ट है, फंडामेंटल कंसेप्ट्स। इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। अब वो कौन कौन सी है, उनमें सबसे पहले स्टार्टिंग की जो हम इस सेशन में कवर करेंगे वो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड एक्यूरल कंसेप्ट, और ये नीचे की हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, क्या होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। स्टार्टिंग में जब अकाउंटिंग टर्म या अकाउंटिंग वर्ड जो है अस्तित्व में नहीं आया था, उससे पहले लोग किस तरीके से स्टेटमेंट तैयार करते थे या उन चीज़ों को रिकॉर्ड्स में मेंशन करते थे। पहले ये जो भी कॉन्सेप्ट्स जो अब आज आई हैं, जिनको देख करके जिन्हें फॉलो करके हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, पहले के टाइम में ये नहीं थी। तो ऐसे ही लोग सिर्फ ट्रांजेक्शन्स हुए और उनको मेंशन कर लिया करते थे। जैसे कि इसमें मेंशन है, प्राचीन समय में लेखांकन विवरणों की केवल व्यवसाय के स्वामी को ही आवश्यकता होती थी, परंतु अब व्यवसाय में हित रखने वाले विभिन्न पक्षकारों जैसे व्यवसाय के स्वामी, विनियोक्ताओं, लेनदार, सरकार और अन्य पक्षकारों की इसको आवश्यकता होती है। लेखांकन विवरण विभिन्न पक्षकारों के सामने व्यवसाय की लाभप्रदता और सक्षमता को प्रकट करते हैं और यह आवश्यक है कि ये विवरण एक प्रमाणित भाषा और निश्चित नियमों के आधार पर बनाए जाएं। यानी कि पहले जब अकाउंट मेंटेन किए जाते थे या रिकॉर्ड्स जो लिखा जाता था, नॉर्मली ऐसे ही ट्रांजेक्शन्स को लिख लिया जाता था और टाइम पर इतनी ज़्यादा नीड भी नहीं होती थी। जितने भी हमारे थर्ड पार्टी से या जो बाहरी व्यक्ति हैं जिन्हें हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जो स्वामी हुए, विनियोक्ता, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, इन सभी के लिए पहले इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं देनी होती थी, तो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती थी। लेकिन टाइम के साथ साथ अब ये सब चीज़ें ज़रूरी हो गई हैं। प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए आपको इन सभी जितने भी पक्षकार हैं जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, उन सभी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी पड़ती है। तो ये इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कराने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है अपने बिजनेस में, किस तरीके से अकाउंटेंट मेंटेन करने हैं और किन नियमों को फॉलो करके ये सब काम करना है, उसी को ध्यान में रखते हुए जो नियम बनाए गए हैं उन्हें हम लेखांकन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और यही नियम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नाम से जाने गए, जिन्हें हम GAP के नाम से भी जानते हैं। इन सिद्धांतों को विश्व के प्राय सभी लेखापालों ने लेखांकन विवरण बनाने के लिए सामान्य दिशा निर्देश के रूप में स्वीकार किया। यानी कि कोई भी अकाउंटेंट जब अकाउंट्स मेंटेन करेगा, तो चाहे वो कहीं भी किसी भी कोने से अकाउंटेंसी या अकाउंट जो है वो मेंटेन कर रहा है, तो उन्हें इन एक तरीके से ये गाइडलाइन होती है जो जिन गाइडलाइंस को हमें फॉलो करते हुए अकाउंट मेंटेन करना होता है, तो ये सभी के लिए कंपलसरी हो गए थे। इन सिद्धांतों का विकास लंबी अवधि के उपरांत तर्क बुद्धि, सामान्य अनुभव और ऐतिहासिक परंपराओं या कुछ विशेष व्यक्तियों के कथनों, पेशेवर संस्थाओं, सरकारी विधान आदि के आधार पर हुआ। यानी कि कुछ लोगों ने सजेशंस दिए, कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस फील किया, इसके बाद इन सब चीज़ों का विकास होता गया और ये चीज़ें बदलती गई और आज जिन्हें हम कंसेप्ट, प्रिंसिपल या इंस्ट्रक्शंस के नाम से जान करके पढ़ते हैं, और इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके अकाउंट मेंटेन करने हैं, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। पहला है, लेखांकन सिद्धांत ऐसे मार्गदर्शन और एक समान नियम है जिनका विकास लेखांकन सूचनाओं में एक रूपता लाने और इन्हें आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए किया गया है। यानी कि ये एक तरीके से गाइडलाइन के रूप में काम करते हैं। ऐसी गाइडलाइन जिनको हम समझ करके अपने बिजनेस के अंदर जब अकाउंट जो है वो मेंटेन करेंगे, तो उसमें इजी वे में फॉलो कर सके। इनको इजी भी बनाया गया है ताकि उनको हम इजी वे के अंदर अंडरस्टैंड करके फॉलो कर सकें। और एक समान, यानी कि सभी के लिए, चाहे वो कोई भी अकाउंटेंट हो, किसी भी तरह का बिजनेस कर रहा हो, किसी भी जगह हो वर्ल्ड में, उस सभी को ये जो गाइडलाइन बनाई गई है इसको फॉलो करना होगा।
ये इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थी। सेकंड था कि लेखांकन सिद्धांत मानवकृत यानी मैनमेड है, जो कि एक मानव ने बनाए हैं। ये अनुभव और तर्क के आधार पर बनाए गए हैं, क्योंकि इन्हें प्रयोगशालाओं में टेस्ट नहीं किया जाता, इसीलिए ये भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और अन्य प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांतों की भांति सर्वमान्य स्वीकृत नहीं किए जाते। जिस तरीके से साइंस के अंदर कुछ फैक्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो इनको टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरीज में, तो उस तरीके से इनको टेस्टेड नहीं होते हैं, ये टेस्ट नहीं किया जाता है किसी लेबोरेटरी में, केवल एक्सपीरियंस बेसिस पर ही बनाए जाते हैं, इसलिए ये सभी जगह पर जो है सर्वमान्य रूप से स्वीकृत नहीं किए जाते। लेखांकन सिद्धांत स्थिर नहीं है और व्यवसायिक कार्यविधियों, सरकारी नीतियों और लेखांकन सूचनाओं के प्रयोगकर्ताओं की बदलती हुई आवश्यकताओं के साथ साथ इनमें समय परिवर्तन होता रहता है। यानी कि ये नहीं है कि गाइडलाइन में जो लिखा हुआ है वो पत्थर की लकीर है, आपको उसे ही फॉलो करना है और अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। ये फ्लेक्सिबल है, स्टैटिक नहीं है। आप चाहो तो अगर आपको लगता है कि आपको उनमें चेंजेस करने चाहिए तो आप कर सकते हो। अगर आप चेंजेस नहीं करोगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उस नेगेटिव रिजल्ट से उसके इम्पैक्ट्स को बचाने के लिए आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। किसी भी लेखांकन सिद्धांत की स्वीकार्यता इस बात पर निर्भर करती है कि वे निम्न 3 परीक्षणों को अच्छी तरह से पूरा करें। यानी कि कोई भी प्रिंसिपल अपन तभी फॉलो करेंगे जिसके ऊपर ये 3 कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। जहाँ ये 3 कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं उस प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहला है आपका रेलिवेंस, यानी कि अनुरूपता या यूज़फुल, यानी कि वो ऐसा होना चाहिए जो कि यूज़ आ सके। अगर कोई प्रिंसिपल बना दिया है, कोई कॉन्सेप्ट है और वो आपकी यूज़ में नहीं आ रही, तो किसी मतलब की नहीं है, तो हम उस अकाउंटिंग में काम में ले ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। तो इसलिए सबसे मेन जो पॉइंट है वो क्या है, रिलीवेंस होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि किसी भी तरह की इसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का छल कपट इसके अंदर नहीं होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए। व्यवहारिकता प्रैक्टिकल होना चाहिए कि जो भी आप यूज़ में ले रहे हो उसे प्रैक्टिकली वर्क कर सको, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकें हम उसमें, आप मतलब प्रैक्टिकली उसको यूज़ करना इजी हो। ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होने चाहिए जिन्हें हम बिजनेस के अंदर प्रैक्टिकल रूप में काम में ले ही नहीं सकते, बस वो सिर्फ थ्योरेटिकल ही बन करके रह जाए, इस तरह के कॉन्सेप्ट नहीं होने चाहिए। तो ये 3 कंडीशन जो कि ज़रूरी है, 3 कंडीशंस लागू होती है किसी भी कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करने के लिए। फिर आता है नेक्स्ट आपका नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की क्यों ज़रूरत पड़ी थी इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। लेखांकन सूचनाओं में इनके आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी होने के लिए यह आवश्यक है कि ये सूचनाएं विश्वसनीय भी हो और तुलनात्मक भी हो, यानी कि ट्रस्टेबल भी होने चाहिए और कंपेरिजन जिन्हें हम कंपेयर कर सकें अदर बिजनेस के साथ में या अदर स्टेटमेंट के साथ में, इस तरीके से ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो होने चाहिए। सूचनाओं का तुलनात्मक होना इसलिए आवश्यक है जिससे कि ये ज्ञात हो सके कि एक फर्म ने अन्य फर्मों की तुलना में कैसे परिणाम दिखाए हैं, पिछले वर्षों की तुलना में कैसे परिणाम दिखाए हैं। ये तभी संभव है जब वित्तीय विवरणों द्वारा प्रदान की गई सूचना कुछ निश्चित नियमों पर आधारित हो, जिन्हें हम पॉलिसी, प्रिंसिपल और कन्वेंशंस के नाम से जानते हैं। यानी कि आप अपने बिजनेस को किसी अदर बिजनेस के साथ में या अपने ही प्रीवियस स्टेटमेंट के साथ में या रिजल्ट्स के साथ में कंपेयर करना चाहते हो, तो वो कंपेरिजेबल तभी होंगे जब आप इन पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स या कन्वेंशंस को फॉलो करते हुए अकाउंट जो है वो मेंटेन करेंगे। ठीक है, जिन्हें हम GAAP के नाम से भी जानते हैं। अब आता है काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिन्हें हम प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, इंसेप्शंस भी कहते हैं, कन्वेंशंस भी कहते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी कहते हैं। ये सभी एक ही चीज़ों के नाम है जो है लेखांकन के सिद्धांत। आप इन्हें अलग अलग नामों से जान सकते हैं। अब सिद्धांत या जो प्रिंसिपल, इंसेप्शंस, कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट्स जो भी है, इन सभी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहले तो हम पढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स एंड इंसेप्शंस। इन दोनों को फर्स्ट पार्ट के अंदर इंक्लूडेड रूप से एक साथ पढ़ेंगे हम, और नेक्स्ट है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट्स और इंसेप्शंस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि होती क्या है। लेखांकन की भाषा की सभी व्यक्तियों की एक जैसा अर्थ प्रदान करने वाली बनाने के लिए अधिकांश लेखापाल बहुत सी अवधारणाओं पर सहमत हो गए। यानी कि अकाउंटेंट ने ये डिसीजन लिया कि सभी एक तरीके से अकाउंटेंसी करे या अकाउंटिंग करे, इसके लिए क्या होगा कि जो प्रिंसिपल्स है वो एक ही होने चाहिए। जो भी अलग अलग कंपनी या फर्म अकाउंटिंग कर रही है, तो जो भी वो प्रिंसिपल गाइडलाइन फॉलो कर रही है वो सभी के लिए सेम होनी चाहिए, तभी रिजल्ट सेम हो सकते हैं और हम कंपेयर कर सकते हैं। हमारी फर्म कुछ और यूज़ कर रही है,
किसी और प्रिंसिपल को, सामने वाली फर्म किसी और कंसेप्शंस या कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करके अकाउंट मेंटेन कर रही है, तो फिर वो कंपेयर नहीं कर सकते आप, क्योंकि उनके रिजल्ट्स भी डिफरेंट होंगे और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने की वजह से हम कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये सभी अकाउंटेंट की सहमति से हुआ कि ये सब चीज़ें सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, तभी हम इन्हें आगे फॉलो कर सकते हैं और रिजल्ट्स ला सकते हैं। तो ये अवधारणाएं जो कि सबकी सहमति से सामने आई, वो अवधारणाएं लेखांकन प्रक्रिया की नींव का कार्य करती है, जिन्हें हम फाउंडेशन के लेखांकन प्रक्रिया की नींव या फाउंडेशन कहते हैं। वो कौन कौन सी है कॉन्सेप्ट्स जो कि सभी के लिए इक्वली है और जिन्हें हम फॉलो करके बिजनेस में अकाउंट मेंटेन करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपकी आती है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, व्यवसाय की चालू स्थिति की अवधारणा। जैसे कि नाम से ही लग रहा है चालू स्थिति, दैट मीन्स कोई भी बिजनेस जब आप हम करते हैं तो वो लॉन्ग, हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि वो लॉन्ग पीरियड तक चलेगा। तो लॉन्ग टाइम तक बिजनेस को रन करने के लिए जो भी हम पॉलिसीज़ या कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर फॉलो करेंगे रिजल्ट्स बेहतर लाने के लिए, वो कौन कौन सी होगी और सभी फर्म्स के लिए या कंपनीज़ के लिए वो एक जैसी होगी, यही इस कॉन्सेप्ट्स में कहा गया है। कि इस अवधारणा के अनुसार ये मान लिया जाता है कि व्यवसाय दीर्घ काल तक चलता रहेगा। व्यवसाय की पुस्तकों में लेखा ये मानकर किया जाता है कि व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा। इस अवधारणा के अनुसार ही हम स्थायी संपत्तियों का लेखा बाजार मूल्य पर नहीं बल्कि इसके प्रारंभिक लागत मूल्य पर करते हैं। यानी कि दो कॉस्ट जब अपन अकाउंटिंग करेंगे, आगे ये डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब भी इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे कि दो तरह की कॉस्ट होती है। एक होती है आपकी ओरिजिनल कॉस्ट और एक होती है आपकी मार्केट वैल्यू। यानी कि ये दो तरह की वैल्यू होती है। जब भी हम कोई फिक्स एसेट बिजनेस के अंदर लगाते हैं तो इन दो वैल्यू के आधार पर उसकी कॉस्टिंग करेंगे। तो आपको मार्केट वैल्यू कितनी है इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। ओरिजिनल कॉस्ट जितने में एसेट को खरीदा गया था, जो उसकी वैल्यू थी वही उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कहलाती है। तो स्टार्टिंग में परचेज करते टाइम उसकी जो वैल्यू थी वही वैल्यू से आपको एंट्री करनी है, अकाउंटिंग करते समय वही अमाउंट लिखना है। यही जो है कॉन्सेप्ट्स में बताया गया है। जैसे कि इसके बाजार मूल्य को ध्यान में नहीं रखते हुए डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, और जो कि हर साल हम चार्ज करेंगे और P&L अकाउंट में उसको शो करेंगे। जैसे कि एक मशीन खरीदी जो मान लीजिए 10 वर्ष तक चलेगी, ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष का लाभ ज्ञात करते हैं इस मशीन की लागत को 10 वर्षों के अंदर बांट के एज ए डेप्रिसिएशन के रूप में उसको P&L से हम चार्ज करेंगे। ठीक है, तो मेन चीज़ यही ध्यान रखनी है इसके अंदर ओरिजिनल कॉस्ट और मार्केट वैल्यू जो भी है, इन दोनों में से आपको ओरिजिनल कॉस्ट पे ध्यान देना है कि जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट पर ही शो करेंगे, मार्केट वैल्यू पे नहीं करेंगे। कंसिस्टेंसी क्या कहती है ये कॉन्सेप्ट कि इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय संस्था में लेखे करते समय प्रतिवर्ष एक जैसी पद्धति का प्रयोग करना चाहिए, जिससे किसी व्यवसाय के भिन्न भिन्न लाभों हानि खाते और इसके विवरण आपस में तुलना करने पर प्रबंधक ठीक निष्कर्ष निकाल सके। यानी कि जो भी आप पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स फॉलो कर रहे हैं, वो एक जैसी होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। यानी कि अलग अलग नहीं होनी चाहिए। पर्टिकुलर ए नाम की फर्म और बी, ये दो तरह की फर्म है, तो ये दोनों, ये अलग पॉलिसी यूज़ कर रही है, ये अलग पॉलिसी यूज़ कर रही है। जब हम इनका P&L अकाउंट बनाएंगे और P&L अकाउंट बनाने के बाद हम बैलेंस शीट निकालेंगे, तो इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो किस बेसिस पर करेंगे? दोनों ने ही अलग अलग तरीक़ों को फॉलो करते हुए अकाउंट मेंटेन करें तो इनके रिजल्ट्स को मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि दोनों ने ही पॉलिसीज़ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यूज़ की है। तो आपको दोनों की बैलेंस शीट और P&L को कंपेयर करने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स फॉलो करनी है वो एक जैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जो ए ने यूज़ करी है वही आप बी यूज़ करेगा, तभी इनके रिजल्ट जो हैं कंपेयर हो सकते हैं एक जैसा होने पर। अब इसमें कंडीशन ये आती है कि एक जैसा कहा गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टैटिक है। आपने इसने जो रूल्स फॉलो किया वो इस ए फॉर्म के अकॉर्डिंग ठीक था, उसने फॉलो कर लिया, लेकिन वो बी के ऊपर लागू नहीं हो रहा है। बी को वो जो है कॉन्सेप्ट फॉलो करने के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो फिर भी करे। आप उसमें अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो। यानी कि फ्लेक्सिबल है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स और कंसेप्शंस हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं। अगर आप चाहें तो उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्टैटिक है, लिख दिया कि ऐसा करना है तो आप वैसा ही करेंगे। एक रूपता अवधारणा करती है नहीं कि व्यवसाय की बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार इन पद्धतियों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन नहीं करने से खाते लोचहीन हो जाते हैं, जिसके नेगेटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। लेखांकन में विकसित पद्धतियों का प्रयोग भी नहीं किया जा सकेगा। ऐसे परिवर्तनों को फुटनोट के रूप में स्पष्ट कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो
या आपने फ्लेक्सिबल नहीं बनाया अकाउंट्स को, कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, जो चल रहा था उसी को फॉलो करते आगे कंटिन्यू किया है, तो फिर जो भी चेंजेस का जो इफेक्ट पड़ने वाला है उसको आपको फुटनोट के रूप में बैलेंस शीट के नीचे मेंशन करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारी एक्रूअल कॉन्सेप्ट्स। लेखांकन में लेन देन के लेखांकन के लिए उपार्जन का प्रयोग किया जाता है एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है, ये नकदी आधार की तुलना में व्यावसायिक संस्था के लिए अधिक सही सूचना प्रदान करता है। यानी कि एक तो होता है कैश कॉन्सेप्ट। कैश कंसेप्ट क्या कहती है कि जब भी आपको कैश मिला है, जिस डेट को पर्टिकुलर जिस डेट पर मिला है उस डेट को ही हम अकाउंट में मेंशन करेंगे और उसका लेखा जोखा करेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहती है कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कैश कब रिसीव हो रहा है, फ़र्क पड़ता है जैसे आपने कोई सेल किया, बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन किया, तो जिस डेट को हुआ है वो ट्रांजेक्शन, भले ही आपको कैश कभी भी मिले, आगे आने वाले डेट के अंदर मिले, उससे मतलब नहीं है। आपने जब भी ट्रांजेक्शन किया है, सेल की है, उसी डेट को आपको अकाउंट के अंदर इसको लिख देना है। यही आपके उपार्जन की अवधारणा कहती है। उपार्जन आधार आगम और व्यय दोनों पर समान रूप से लागू होती है। सेम यही जो चीज़ है जो मैंने अभी बताई कि आपको पर्टिकुलर जिस डेट पे ट्रांजेक्शन हुआ है उसमें ही आपको आगम को या सेल को लिखना है, उसी तरीके से एक्सपेंसेस को भी हम उसी डेट पर लिखेंगे। उपार्जन आधार में आगम का लेखांकन उसी समय किया जाता है जब माल का विक्रय किया जाता है, सेवाएं प्रदान की जाती है। इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि नकदी कब प्राप्त हुई है और कब नहीं हुई है। इस प्रकार व्यय का लेखांकन भी इसी तरीके से करेंगे जिस अवधि में वे आगम प्राप्ति के लिए सहायक हुए। यानी कि रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो भी आपने एक्सपेंडिचर पे किए हैं वो जिस डेट को किए हैं पर्टिकुलर उस डेट को ही शो किए जाएंगे। आप इंतज़ार नहीं करोगे कि आपको जब कैश मिल रहा है आप तभी को नोट डाउन करें या ट्रांजेक्शन करें। इसे हम मैचिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ये एक छोटा सा सेशन था जिसके अंदर हमने 3 कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नंबर 1। सेकंड पढ़ी हमने कंसिस्टेंसी और थर्ड थी हमारी एक्रूअल। एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ तीनों को कि गोइंग कंसर्न में तो क्या है कि आप लॉन्ग टर्म तक अपना बिजनेस को रन करना चाहते हो, तो उसके लिए आप जो भी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं उसको लॉन्ग टर्म तक आप वही आपको यूज़ में लेनी है। और मेन चीज़ें क्या ध्यान रखनी है कि ओरिजिनल कॉस्ट पर ही अकाउंटिंग करनी है, मार्केट प्राइस को इग्नोर करना है। कंसिस्टेंसी में था कि मतलब कोई चेंजेस नहीं करने हैं, एक ही नियम रूल्स फॉलो, जो भी गाइडलाइन आप फॉलो करो उसी को फॉलो करते हुए करना है। अगर कोई चेंजेस होता है तो उसको फुट नोट के रूप में नीचे मेंशन करना है, या ज़रूरत पड़े तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन आपको फुट नोट के रूप में उसको लिखना पड़ेगा। एक्रूअल बेसिस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर केवल आप जब भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो तो जिस डेट पर कर रहे हो उस डेट पर ही आगम मानी जाएगी और उस डेट पर ही हम अकाउंटिंग में इसको शो करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट सेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेशन में आपको जो भी डाउट रहा हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको सेपरेट वीडियो बना करके उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू।